वन। अब हम अपनी अगली एडजस्टमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट की, दैट इज़ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो अभी करंट में हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है जिस दिन हमने बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है, लेकिन वो किसी इवेंट के होने पर एक्चुअल लायबिलिटी बन सकती हैं। तो नॉट एक्चुअल लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट मे बिकम पेएबल ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी इवेंट हो और वो जो लायबिलिटीज़ हैं वो हमारी एक्चुअल लायबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अगर हमने कोई बिल हमारे पास था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, उसको हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया लेकिन अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ। तो जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ, अगर मैच्योरिटी डेट पर जो डेटर है उसकी पेमेंट नहीं करता है, फिर वो हमें करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन आ जाती है कि कि अगर ऐसा होता है कि वो पर्सन जिसको हमने उधार गुड्स को सेल किया था और उसने हमें बिल दिया था, तो हमारे लिए वो बिल पीआर था बट उसके लिए वो बिल पीपी था। तो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो अगर हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, लेकिन अगर वो ड्यू डेट पर बैंक को पेमेंट नहीं करता है तो वो पेमेंट हमें करनी पड़ सकती हैं। तो ये हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि अभी इस टाइम एक्चुअल में वो हमारी लायबिलिटी नहीं है बट इन फ्यूचर वो हमारी लायबिलिटी बन सकती हैं। फिर आता है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट, कि कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम है लेकिन अभी तक वो डेप्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे अगर हमारा किसी के साथ कोर्ट में कोई केस चल रहा है और अगर हम वो केस हार जाते हैं तो उसके लिए हमें क्लेम देना पड़ेगा। तो जो क्लेम होते हैं कंपनी के अगेंस्ट, अगर कोर्ट के अंदर कोई क्लेम चल रहा है और अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, तो हो सकता है कि केस के हार जाने पर हमें वो क्लेम पे करना पड़े। तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट, तो ये हमारे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती हैं। ऐसे ही जैसे अगर हमने किसी के बिहाफ पर कोई गारंटी ली है, अगर किसी पर्सन ने किसी से मनी बोरो किया है और हम उसके लिए गारंटियर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पर्सन जो लेंडर है उसको पे नहीं करता है, उसके प्रिंसिपल को पे नहीं करता है, इंटरेस्ट को पे नहीं करता है, तो हम लायबल हो जाते हैं। तो ये हमारी गारंटी है जो अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो हमारी लायबिलिटी बन सकती हैं। तो इन लायबिलिटीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ हैं, अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? इनको हम बैलेंस शीट, ना तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते हैं और ना ही हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, ना ही हम इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? तो इसका इन किसी भी अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको हम बैलेंस शीट के बाहर नीचे उसको एक फुट नोट की फॉर्म में दिखाते हैं। मतलब जो भी पर्सन, अगर एक पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोप्राइटर के साथ डील करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है। आज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो लायबिलिटी अराइज हो सकती हैं। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है स्टेटेड ओनली आउटसाइड द बैलेंस शीट एज फुट नोट, तो इसको बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग है जो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जिनको हम किसी एसेट की वैल्यू को रेज करने के लिए इनको हम खर्च करते हैं। जैसे अगर हमने किसी एसेट को परचेज़ किया है, उसको हमने इंस्टॉल करवाया है, उसको हमने इरेक्ट करवाया है, उसको हम अपने यहाँ पर लेकर आए हैं, उसको हमने यूज़ करने के लिए रेडी किया है, तो इसके साथ जितने भी खर्चे होंगे जिनसे किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये हमारे रूटीन के खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है, कम टाइम के लिए मिलता है।
और रेगुलर बेसिस पर ये खर्चे हम करते हैं। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन तक के लिए मिलता है, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हमें P&L अकाउंट के अंदर दिखाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। लेकिन कई बार हम एक गलती कर जाते हैं कि कई बार हम करते क्या हैं, कई बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हमने इस तरह की कोई गलती की है कि कोई खर्चा रेवेन्यू नेचर का था और उसको हमने कैपिटल नेचर का ट्रीट किया, या कोई खर्चा कैपिटल नेचर का था और हमने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है तो जो हमने गलत ट्रीटमेंट किया है उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अगर कोई खर्चा हमने किया, हमने किसी मशीनरी को परचेज़ किया है और इसके लिए हमने वेजेस को पे किया है, तो इसको हमें दिखाना क्या चाहिए था? हमने इसको ये बेसिकली कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, बट हमने इसको अगर सिंपल वेजेस की फॉर्म में दिखा दिया तो हमने इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया। अगर ये कैपिटल नेचर का था तो ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू का मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इसको शो कर दिया होगा। तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो ये वेजेस हमने रेवेन्यू में दिखा दी है, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट के अंदर हम इसको मशीनरी में ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से डिडक्ट करने के बाद हम इसको बैलेंस शीट में एसेट में मशीनरी में ऐड कर देंगे। अगर हमने इसका रिवर्स किया होता कि एक नॉर्मल वेजेस हमने पे की होती और उसको हमने कैपिटल नेचर का मान लिया होता, फिर आप इसको रिवर्स कर दोगे। दैट मीन्स वेजेस में ऐड कर देंगे और मशीनरी में से माइनस कर देंगे। तो दोनों तरह से हो सकता है कि कई बार हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर का ट्रीट कर लेते हैं और कई बार हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लेते हैं। जब भी इस तरह की हम गलती करते हैं तो हमें उसका रिवर्स इफ़ेक्ट शो करना होगा। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे और रेवेन्यू को कैपिटल में, जैसा भी हमने गलती की होगी तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। जैसे अगर हमने अगर हमने कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है, और हमने किया क्या है, बिल्डिंग के लिए हमने टिम्बर वगैरह ख़रीदी हैं, हमने टिम्बर ख़रीदी है, हमने सीमेंट वगैरह परचेज़ किया है। बट अगर हमने टिम्बर को, पर ये सारा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, तो जो टिम्बर वगैरह ख़रीदी है वो सारा बिल्डिंग का ही पार्ट बन जाएगा। तो हमें बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और हमें इसको बैलेंस शीट की एसेट में दिखाना चाहिए था। बट अगर हमने इसको टिम्बर को परचेजेस में दिखा दिया या एक नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट किया, तो आप P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा भी केस होगा वहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे और बिल्डिंग के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट होता है कि अगर हम गलत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल का ट्रीट करते हैं और कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम ट्रीट करते हैं, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का बेसिक मोटिव यही होता है कि हमें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर पिक्चर का पता चल सके। अगर हम कोई भी गलतियां करते हैं, कुछ भी मिस्टेक्स अगर हमसे होती हैं, तो उनको रेक्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कुछ दिखाना भूल गए हैं तो उसको हमें दिखाना होता है। अगर हमने कोई गलत ट्रीटमेंट किया है तो उस ट्रीटमेंट को हमें सही करना होगा। तो ये सब रिक्वायरमेंट होती हैं और ये हम कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैंडेटरी होता है एडजस्टमेंट को का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करना। और मैं बता चुकी हूँ कि जो चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती हैं उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही प्लेस पर होता है। अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है, कोई ऐसी हमारी कोई मिस्टेक है, तो उसको हम 2 प्लेसेस पर उसको हम ट्रीट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।